हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ के पढ़ते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और ये क्लास 11th बायोलॉजी में भी है, तो अगर आप 11th बायोलॉजी लेंगे तो इसे अच्छे से पढ़ लें तो आपको 11th में ईजी रहेगा। और हाँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेक टाइम आउट ऑफ माई शेड्यूल। मतलब मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के लिए आपकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरा हमेशा सेम यही रहा है कि मैं आप सभी की हेल्प करूँ अपने एजुकेशनल वीडियोस के, जो भी हमारे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर। तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना सके जो आपको समझाए भी, नॉलेजेबल भी हो, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करे और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रिपेयर करे। तो आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट some time out of my busy schedule to prepare a very nice content for you, and that too also free of cost. So I'm just very lucky to get time today, so therefore I'm recording the videos for you all. तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक टाइम आउट ऑफ माई शेड्यूल ऑल्सो इन द फ्यूचर, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें कुछ टिप्स होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। कोई चैप्टर नहीं होगा बट कुछ टिप्स होंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें, आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना चाहिए, तो उसके लिए हम सीरीज़ बनाएंगे कुछ टाइम पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम से। तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा और उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन ऑलवेज गेट अ नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो चलिए सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज एक्सक्रीशन, एंड आई डू नॉट फोकस वेरी मच ऑन व्हाट इज डेफिनेशन, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ जाते हैं कि वो क्या है, तो आप यू कैन फ्रेम आउट द डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इट इज़। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी में तरह तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कई तरह की चीज़ें अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। फिर सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनमें ब्रेक हो जाता है एक बड़ा मॉलिक्यूल। तो ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये होता है बॉडी में। सिंपली ये मेटाबॉलिज्म टॉपिक तो है नहीं आपकी क्लास में, लेकिन सिंपली आप कोई खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में वो खाना यूटिलाइज होता है, आपको उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनर्जी मिल रही है, तो कोई भी खाना आप खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है आपका फूड। तो और कुछ कुछ वेस्ट भी निकल रहे हैं उस कन्वर्जन के साथ साथ। आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी निकलता है। सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन होता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरह जब आप खाना खाते हैं, आपकी फूड यूटिलाइज हो रही है, तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो वेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ वेस्ट हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेन वेस्ट जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो चलिए एक्सक्रीशन पे चलते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट इज मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, जो कि मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नेम है, बिकॉज एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम लोग को लगता है इट इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग द फीसेस पॉइंट, दैट इज़ पासिंग आउट ऑफ फीसेस, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बारे में हम लोग को, उसके प्रोसेस को हम लोग को पढ़ेंगे यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ यूरिन फॉर्मेशन और उसका एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। तो नेम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट नेम इज़ नेवर अ टॉपिक ऑफ डिबेट। इसके लिए एक नाम यूरिनरी सिस्टम भी हो सकता है जो हमारे बुक में दिया है, बट वट एवर इज गिवन वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम समझ गए एक्सक्रीशन है क्या, हमारी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल होना और मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल होना, वही एक्सक्रीशन है। अब और क्या क्या वेस्ट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में अमोनिया भी होता है, वाटर भी वेस्ट होता है, वो एक्सेस वाटर, सब वाटर नहीं, जो एक्सेस वाटर बचाता है उसको भी तो रिमूव करना है। बॉडी में कुछ भी एक्सेस में नहीं रहना चाहिए, तो बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा। फिर आयन्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आयन जैसे K+, Cl-, Na+, और CO2 जैसे वेस्ट। तो CO2 तो आप ब्रीदिंग करते हैं और उस गैशियस एक्सचेंज के थ्रू हट जाता है। तो ऐसे कई कई तरीके हैं वेस्ट के हटने के। तो ये सारे वेस्ट अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब कर देंगे। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, इतना कार्बन होना चाहिए, इतना ऑक्सीजन, ऐसे। तो इस तरह का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वेस्ट को रिमूव करना नेसेसरी है।
तो ये जो वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये क्यों एक्यूमुलेट होते हैं? मेटाबॉलिज्म से होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो मेटाबॉलिज्म है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, खाना हम लोग खा रहे हैं वो यूटिलाइज हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उससे वेस्ट एक्यूमुलेट होता है। और दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सेस इंजेक्शन। आपने कुछ ज़्यादा ही खा लिया तो भी तो वो एक्स्ट्रा हो गया, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन जानने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन से मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, सबसे पहला है अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसमें जो अमोनिया है वो सबसे अधिक टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया बीच में आता है टॉक्सिसिटी स्केल पे, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। और इस एक टर्म हम क्लियर करना चाहेंगे प्रोसीड करने से पहले, जो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो टर्म है वो वॉल्टर कैनन ने दिया था, और ये एक्चुअली है क्या? ये बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी है। हमारी बॉडी में एक बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सबका एक बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई केमिकल ज़्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए, तो हमारी बॉडी का फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यही बैलेंस जो है इंटरनल एनवायरनमेंट का, सब चीज़ों का बैलेंस जो है वही होम्योस्टेसिस है। तो अब हम ये देखते हैं कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे एक्सक्रीट। तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इट इज़ क्लियर बाय द नेम। यूरियोटेलिक वो जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिकोटेलिक वो जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि जो वेस्ट है वो जितना ज़्यादा टॉक्सिक है उसको उतना ज़्यादा पानी चाहिए रिमूव होने के लिए बॉडी से, एलिमिनेट होने के लिए बॉडी से। तो मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो उनके पास इतना पानी होता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यूरियोटेलिक होते हैं जो हम, जैसे यूरियोटेलिक हैं, हम इंसान क्या हैं, यूरियोटेलिक हैं। तो हमारा वेस्ट इसी तरह हमारी नेचर ने बनाया था कि हमें बहुत कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे, अब फिर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनको सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है अपना वेस्ट रिमूव करने। जैसे एग्जांपल के लिए बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो मेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी का क्या है, एक पेयर है। तो किडनी जो है वो मेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये एक पेयर में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। और बाकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दैट इज नेफ्रॉन और रीनल टिब्यूल और यूरिनिफेरस टिब्यूल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, रीनल टिब्यूल और यूरिनिफेरस टिब्यूल। तो ये वर्ड कंफ्यूज ना करें आपको, क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, बट न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो ये दो टर्म्स बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे नंबर कटवा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किडनी की। तो किडनी इज बीन शेप्ड, ये बीन के शेप का होता है, राजमा होता है उसके शेप का, या सेम के सीड के शेप का कह सकते हैं। फिर ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और इसकी डायमेंशन हमें याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऐसा पूछा तो है नहीं कभी एग्जाम में, बट आप एक बेसिक आइडिया साइज के हिसाब से लगा सकते हैं, इतना होता है कि इतना होता है, इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ। तो बहुत अच्छा डायग्राम देने से पहले हम लोग ये बात जान लेंगे कुछ मेन टर्म्स जो किडनी के बारे में है। किडनी का जो ये आउटर सरफेस है ना, ये होता है कॉन्वेक्स, और ये इनर कॉनकेव, केव की तरह एक कॉनकेव सरफेस होता है। ये जो पार्ट है किडनी का, ये नॉच वाला पार्ट, ये नॉच मतलब एक डिप्रेशन वाला पार्ट जहाँ से यूरेटर पास आउट हो रहा है, वो है हाइलम। ये नॉच को हाइलम कहते हैं। फिर ये है कैलिक्स। तो ऐसे कुछ पार्ट्स हैं। अब ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है किडनी का बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। तो अभी हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह का एक अच्छा सा डायग्राम कैसे बनाएंगे हम अपने एग्जाम्स में, और बहुत ही ईजी वे में, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप डायग्राम देखने से पहले कुछ टिप्स जान लें। बहुत ही मेन टिप्स मैं बता रही हूँ कि डायग्राम में आप बहुत नीटनेस रखें, और कोशिश करें कि आप डायग्राम की लेबलिंग कैपिटल लेटर्स में करें। लर्न टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ किडनी इन अ सिंप्लीफाइड वे, और ये बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप इससे ईजिली डायग्राम्स बना पाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गलती कि हम लोग डायग्राम की हेडिंग नहीं डालते हैं। तो हम लोग डालेंगे हेडिंग एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो हम लोग LS भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में LS लिख दे रही हूँ, आप बड़ा लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम डालेंगे LS ऑफ किडनी। हम यहाँ बना रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, और इसे अंडरलाइन भी कर देंगे हेडिंग को। ऐसे अंडरलाइनिंग कोई बहुत मेजर वर्क नहीं। अब हमें सीखना है बनाते कैसे हैं। बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर हम आपकी मुश्किल को आसान कर रहे हैं यहाँ पे।
तो बनाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी में हम लाइन को थोड़ा छोड़ देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लाइन की डेप्थ पे इतनी बड़ी हम 2 डॉट्स लगा लेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन को सी हम बनाएंगे, ठीक है, सी। तो ये सी हम बनाते हैं तब तक। तो ये सी हम बनाएंगे। ये काम हल्के हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो हमने ये सी बना लिया। अब ये सी हमने बना लिया है। अब सी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक और लेयर सी बनाएंगे। तो ये सबसे अंदर वाला लेयर है मेरे लिए, तो आप ऐसे ही एक और लेयर सी बना लीजिए बाहर की तरफ। आप इसे पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, बट मैं यहाँ पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। और मैं इसके पहले मैंने आपको बताया था, और इसके बाद भी एग्ज़ाम के लिए मैं जब सीरीज़ बनाऊँगी छोटे मोटे वीडियोस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स होंगे उस वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मैं आप ज़रूर देखेंगे टिप्स के बारे में। अब ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जितने आप चाहें, एक ऐसे यहाँ पे ओपनिंग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर्व बना दिया। इस कर्व को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी से सटाते हुए हम लोग इसे सटता हुआ, इसलिए आप पेंसिल यूज़ करें, यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया। इस लाइन सटता हुआ इन दोनों लाइन से हम एक पाइप ले जाएंगे। अब इस पाइप को स्लाइटली हम नीचे बेंड कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, नीचे बेंड कर देंगे। जैसे यहाँ हमने किया है। फिर यहाँ से भी वही वर्क करेंगे कि इस पाइप को स्लाइटली हम ऐसे नीचे बेंड कर देंगे। नीचे नीचे हमने इस पाइप को बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे कुछ ऐसे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जितना आपके डायग्राम में क्लीनली हो पाए, पर भी 4-5 तो बना ही दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं फिंगर के स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे लाइक दिस, जैसे कि इस फिंगर में धंसे हुए हों। तो आई होप दैट यू कैन सी हियर। अब हमने ये बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। अब हमें एक आखिरी लेयर बनानी है, तो इसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इससे कॉर्टेक्स बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हल्का हल्का इसको डॉटेड कर देना है। तो डॉटेड का काम करेंगे। तो हमने इसे डॉटेड कर दिया है और यहाँ भी कर दे रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, फाइनली एक छोटा सा पतला सा लेयर ऐसे बना देंगे। तो आप इस काम में स्लोली कर सकते हैं, ठीक है। और इस काम को बहुत हल्के हाथों से करें, पेंसिल से करने की कोशिश करें। पेंसिल से ही करना चाहिए एग्ज़ाम में, डायग्राम्स को पेन से नहीं बनाना चाहिए, इज़ वेरी बैड। तो पेंसिल से ही, बिल्कुल पेंसिल से ही बनाएं। ऐसे फिर से हम एक बार लाइन कर देंगे। तो इसे फिर से हम ऐसे लाइन करेंगे, एक डबल इसे कह सकते हैं, डबल बार। हम लोग इसको डबल मेम्ब्रेन की तरह दिखाना कोशिश करेंगे। तो हमने फिर से इसके अंदर बना लिया। तो ये काम तो हमने कर लिया। अब इस काम को करने के बाद अब बारी आती है लेबलिंग की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉर्टेक्स मेन पार्ट्स पहले लेबल करेंगे। सबसे पहले हम ये लेबल करेंगे, ये कॉर्टेक्स। लेबलिंग मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रही हूँ, कोशिश करें बड़े लेटर्स में करने की। अब ये क्या है, दूसरा मेन पार्ट जो कि है मेड्यूला, इसको हमने लेबल कर लिया। ये क्या है, यूरेटर है। सो वी हैव लेबल्ड यूरेटर ऑल्सो। अब हम लोग क्या लेबल करेंगे, कुछ और चीज़ें बची हुई हैं। तो सबसे पहले अब लेबल करते हैं पिरामिड्स को। तो ये पिरामिड्स हैं, या रीनल पिरामिड्स भी कह सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मेडुला रीजन में सिचुएटेड है, यही मेडुला है। ये पिरामिड्स हैं। अब पिरामिड्स के बाद ये जो नॉच वाला स्ट्रक्चर है, ये हाइलम। ये क्या है, हाइलम। तो ये है हाइलम, हाइलम है। और ये जो है ये पेल्विस है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पेल्विस। ये पेल्विस है, या रीनल पेल्विस भी कह दीजिए। तो हम लोगों ने जो पार्ट्स हमने लेबल करने थे वो हमने लेबल कर लिए। तो किडनी का डायग्राम आई होप सो सबको क्लियर होगा। इसे फाइनली इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
So I hope that the diagram was clear to everybody. So just I have drawn the diagram. In the second part of we will talk about more things like micturition and कैसे यूरिन प्रोसेस होता है उसका पूरा और जो भी चीज़ें हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. So till then stay tuned, keep studying, and if you like the content, so please press the like button and do not forget to subscribe my channel to receive the latest notifications and also explore the other playlists. Thank you so much.